अस्सलाम वालेकुम। कैब फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 59 है। चैप्टर 16 हम डिस्कस कर रहे थे। अभी रिसेंट लेक्चर में हमने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर डिस्कस किया जी कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। देन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है पाकिस्तान का 2010 का, उसको देखा है। उसमें ऑफेंसेस किस तरह से हैं, 4 तरह के उसमें जुराइम कंसिडर होते हैं और उनकी सज़ा भी आपने देखी है, वो भी हमने बताई है कि एक जनरल प्रोविजन होती है और एक आपकी स्पेशल प्रोविजन होती है। जनरल प्रोविजन से मुराद है जो इंसानों पे, जो इंडिविजुअल्स पे लगती है। वो हमें पता है कि 3 चीज़ें उसमें आती हैं। एक तो जो आपने प्रॉपर्टी वगैरह ली होती है मनी लॉन्ड्रिंग करके, एक तो वो फॉरफीचर उसका हो जाता है, मतलब कब्जे में आती है। और अगर वो चीज़ नहीं है अब अवेलेबल आपके पास, तो वो कहते हैं भाई इतनी ही मालियत की, इतनी ही वैल्यू की कोई और प्रॉपर्टी अब हमें दे दें। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ले लेती है। सेकंड फिर क्या है आपका, उसमें जेल हो जाती है जी, कम से कम 1 साल, मैक्सिमम 10 साल की। और जो फ़ाइन है, जुर्माना है, वो भी 25 मिलियन तक का हो जाता है। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल के लिए था। लेकिन अगर ये कोई लीगल पर्सन करे, ये मतलब कंपनीज भी ऑब्वियसली कर सकती हैं खुद अपने नाम से, तो कंपनी को फिर ऑब्वियसली उसको जेल तो नहीं हो सकती, मतलब इंसान नहीं है, लेकिन उसको 100 मिलियन तक का जुर्माना और वही जो आपकी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है वो भी हो जाता है। और अगर उसमें उसके डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं ऑब्वियसली, जो कि होंगे, किसी ना किसी ने तो साइन शाइन करके, किसी ना किसी ने तो कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजेक्शन की डील करवाई होगी, तो उनके ऊपर जनरल प्रोविजन भी लगेंगी, मतलब उनको जेल भी होगी और उनके ऊपर जुर्माना भी लगेगा 25 मिलियन तक वाला। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो था। आज ज़रा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का आपको आइडिया ऑब्वियसली बहुत अच्छे से है। जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह, ये आप बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मोबाइल के अंदर आपके बैंक जो हैं उनकी ऐप्स होती हैं, एप्लीकेशन उनकी, उनके थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और बड़ा इजीली हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को भी रेगुलेट करने के लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई कानून होना चाहिए। ठीक है, वो आपका पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट है जी 2007 का। तो वो आज एक छोटा सा ही है बस इसका पोर्शन, वो इंशाल्लाह आज देख लेते हैं, साथ ही इसके क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर्स मैंने आपको बताया थे 16, 17, 18 एंड चैप्टर 1, जो बेसिकली अब रहते हैं हमारे बड़े इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। 15-20 मार्क्स का तो इजीली इसमें से आता है, स्ट्रेट आता है क्वेश्चन। केस स्टडीज़ ऐसा सच नहीं आती। तो भाई ये आपको तैयार होना बड़े ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअली भी तैयार होना ज़रूरी है और याद होना ज़रूरी है। अगर नहीं याद हो रहे सिर्फ पढ़ के, तो इनको लिख कर लें, लेकिन प्लीज़ इनको याद करें, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स बड़ी इजीली यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिलेक्टिव स्टडी है, उसको आपने डिस्करेज ख़ुद भी करना है। अगर आपके दोस्त हैं उनको भी बताएं कि भाई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, क्योंकि होता फिर इन दी एंड यही है कि पेपर में कोई एक आधी चीज़ ऐसी आई थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी पार्ट ऑफ सिलेबस है। वो पता लगता है कि 12-15 नंबर का अचानक ही एक ही चैप्टर में से उठा लिया जो आपने देखा ही नहीं होता, उधर ही फ्लैट हो जाता है बंदा। बाकी कौन सा हमें आता होता है सारा। या तो ना कि हमें 100% हमारी प्रेपरेशन हो गया, जो मैंने पढ़ा है इधर से कुछ भी पूछ के दिखाए, फिर तो एक अलग बात है। कई लोग होते हैं कहते हैं जी हमने 70 मार्क्स का पेपर किया फिर भी पास हो गए। वो पता नहीं कौन से लोग हैं कि उन्होंने 70 मार्क्स का बिल्कुल सही ही कर दिए। ठीक है, इधर तो 100 का करना होता है, उसमें से रो दो के पता नहीं 50 मिलते हैं कि नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चीज़ों में, मैक्सिमम जो है उसको कवर करने की कोशिश करें। आज ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग कैश इतना ज़्यादा कैरी नहीं करते, बल्कि ट्रांसफ़र ही मोस्टली कर देते हैं। पाकिस्तान में तो खैर अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आप कह लो कि कंपैरेटिवली पहले अगर देखा रहे उससे तो बेहतर है। बट इंडिया वगैरह में तो ये बहुत ज़्यादा आ गया है वहाँ पे ना। उधर तो ये जो मतलब छोटी मोटी स्ट्रीट फूड वाले हैं, वो भी रेडी लगा के उसके ऊपर भी उन्होंने अपना वो भारत पे है, उधर इंडिया पे पेटीएम वगैरह इस तरह के वो लगाए होते हैं कि आप इसको क्यूआर करके स्कैन तो आप पेमेंट कर सकते हैं। इधर भी है लेकिन इधर इतना नहीं है पाकिस्तान में। बट स्टिल हमने क्योंकि ये देखना है कि क्या कुछ साल पहले भी ऐसा ही था, तो ऐसा तो नहीं था। पहले तो लोग चेक्स वगैरह के थ्रू मैक्सिमम, मतलब कि जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती थी वो कर लेते थे। अब तो भाई लोग ट्रांसफ़र बैठे बिठाए कर लेते हैं। तो ओबियसली बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका सिस्टम।
तो इस हवाले से फिर पढ़ना भी वो कहते हैं ज़रूरी है। और पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन आपको बताने लगा है। पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन आई थी पेपर में 2-3 नंबर की, इसको भी याद रखना है। पेमेंट सिस्टम इज़ एनी सिस्टम यूज टू सेटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू ट्रांसफर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। दिस इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, पीपल, रूल्स, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेड इट्स एक्सचेंज पॉसिबल। वो कहता है कि पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, जो एक आपने इदारे बिठाए हुए हैं या जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, वो सारे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। मॉनेटरी वैल्यू से मुराद क्या है कि देखो कैश असल में तो नहीं ना ट्रांसफ़र हो रहा, मतलब असल में पैसे तो नहीं ना दिए जा रहे, एक वैल्यू उसकी दिए जा रही। हाँ, वो जो वैल्यू है मॉनेटरी वैल्यू, इट इज़ कन्वर्टेबल इनटू कैश, और जब भी आप इसको कैश में कन्वर्ट करवाना चाहें हो जाएगी। ऐसे ही है ना, मतलब अगर मैं आपको अकाउंट में भेजूँ 10,000, 10,000 आपको है, ये एक फिगर ही है अभी तक तो, लेकिन इसकी वैल्यू है, इसकी बैकिंग है। ये मतलब है कि इसको लीगल टेंडर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। हाँ, एंड वाला पर्सन है, उसको अगर कभी कैश चाहिए होगा तो इसको कन्वर्ट करके कैश में भी ले सकता है। तो उसने कहा कि भाई मॉनेटरी वैल्यू ट्रांसफ़र करने के लिए जो सिस्टम एक बनाया हुआ है उसको पेमेंट सिस्टम कहते हैं। मतलब बनाया किसने हुआ है? एक जनरल उसने डेफिनेशन बताई है। हर कंपनी ने, जैज़ कैश है उनका अपना पेमेंट सिस्टम है, ईजी पैसा उनका अपना, HBL का अपना, MCB का अपना, मिज़ान बैंक का अपना, ठीक है। तो पेमेंट सिस्टम की बात डेफिनेशन बताई है कि यार वो सारे लोग जो इस ट्रांसफ़र ऑफ मॉनेटरी वैल्यू को पॉसिबल करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? पेमेंट सिस्टम कहलाते हैं। EFT की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, सिंपल सी बात है, आपको रट्टा मारने की इतनी कोई नीड नहीं है। सिंपल आप इसमें समझ लेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो क्या है? पैसे का, मॉनेटरी वैल्यू का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन बैंक या फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू अ पेमेंट सिस्टम। एक पेमेंट सिस्टम के थ्रू, सिंपल सी बात है। पेमेंट सिस्टम अभी हमने कहा कि यार ट्रांसफ़र करने का जो निज़ाम है उसको, मतलब जो तरीकाकार है पेमेंट सिस्टम है। तो फंड ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो हम किसे कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिकली आप मॉनेटरी वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हो, और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप HBL से किसी और HBL के अकाउंट में, किसी और दूसरे बैंक के अकाउंट में, किसी जायज़ कैश के अकाउंट में, किसी ईजी पैसा के अकाउंट में, आपको सारा पता है, आप ये ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ EFT, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ठीक है। इसका जी लॉ उसने बता दिया, पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट 2007 है। अब इसमें भी डेफिनेशन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड क्या होता है? ट्रांसफ़र तो कहता है बाहर में ना, पहले फ़ंड क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक मनी किसको बोलते हैं, इसकी भाई डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। तो ये आपको इसको याद करना है, इसको लिख कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड और इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स मनी ट्रांसफर्ड, मनी जो ट्रांसफ़र हुई है थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, ATM, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, मैग्नेटिक मीडियम और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा, अब इसको ना बहुत डिटेल में जाया भी जा सकता है, बहस भी की जा सकती है, जितना आप कहेंगे उतनी इसके ऊपर हम कर लेंगे डिस्कशन, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। पहले भी कुछ चीज़ें थी वो इतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन हमने उसके ऊपर बात की क्योंकि वो किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई लिंक कर रहा था कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, आपको बस ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको गौर करने की नीड नहीं कि यार ये टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल क्या होता है, ठीक है। सिंपल बात है कि भाई आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, उसने 4-5 चीज़ें बता दी, चाहे वो ATM के थ्रू भेजें, ठीक है, ATM से भी आपको पता ना, उधर आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भेजें, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ठीक है, कंप्यूटर से भेजें, ब्राउज़र से भेजें अपने उसके, ठीक है, या किसी भी मेथड के थ्रू, मैग्नेटिक मीडियम वगैरह भी, वो ही आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर वो मैग्नेटिक आपको पता है कि होती है, चिप होती है, तो आप उसको भी जाके कई जगह पे पेमेंट आप करते हो तो स्वाइप करवा लेते हो कार्ड को, ठीक है। मतलब कैश नहीं भी पे करते, आप किसी सुपर स्टोर वगैरह में भी जाते हो, किसी, मतलब आजकल तो खैर हर जगह पे ही है, तो वो भी वो कहता है कि इनके थ्रू आप जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, सो एज टू ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट और ऑथराइज अ बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर पर्सन, मतलब है कि वो कहता है आप इसके थ्रू ये एक्ट करते हो क्या करने के लिए, एक किसी बैंक को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी पर्सन को ये ऑर्डर कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि या तो आपके अकाउंट में डेबिट कर दे या क्रेडिट कर दे। जाहिर है खर्चा करना डेबिट है, पैसे आने हैं तो क्रेडिट है, डेबिट और क्रेडिट एन अकाउंट एंड इंक्लूड्स monetary value as represented by a claim or on the issuer, which is stored in an electronic device on payment instrument issued on receipt of funds of an amount not less
इन वैल्यू देन दी मॉनेटरी वैल्यू इशूड एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ पेमेंट। ये सारा आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली इसका क्रक्स क्या है। इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट बैंक। देखें उसने बेसिकली बात ये की है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी से मुराद वो पैसा है जो आप एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल या आप कहें कि कोई और इस तरह का मोड है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर वगैरह, इसके थ्रू आप भिजवाते, इसके थ्रू भिजवाते हैं। बट करता कौन है? ये तो मीडियम है ना भेजने का। करता को ना कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। आप उसको ऑर्डर करते हो यार इतने पैसे किसी अकाउंट में भेज दो या इतने पैसे किसी अकाउंट से निकाल लो, वही हो रहा होता है। ठीक है, मिसाल तौर पे आप एटीएम गए हैं तो आपने वहाँ पे क्या किया, अपना कार्ड एंटर किया, सही है। अब वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको कैश मिल गया, या एक तो ये कैश मिलने का कि भाई इतने में मुझे पैसे निकाल दो। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं अगले बंदे का बैंक नंबर उसमें डाल रहा हूँ, यार इतने पैसे उसको भेज दो। इस तरह मोबाइल से भी आप अपने जैज़ कैश पे गए, आपने वहाँ पे क्या किया कि भाई अगला कोई भी पर्सन है उसको इतने पैसे भेजने हैं मैंने, तो आपने अपने बैंक को, जैज़ कैश को ऑर्डर किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि सर इतने पैसे जो हैं ये थ्रू कंप्यूटर सिस्टम आप अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो ये वो बेसिकली कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये क्या बिल्कुल ऐसे याद करना ज़रूरी है? देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ प्रैक्टिकल, ये इतनी कोई मतलब आसान चीज़ नहीं है कि आप बाकी भी आपने सब्जेक्ट्स करने होते हैं उसमें आप एक एक हर्फ ब हर्फ आप कहें कि चीज़ों को याद करें, नहीं होता पॉसिबल। बट ऑब्वियसली आपने पूरी कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जितना कि रिटेन रह जाए, ठीक है, सही है। आपको बातें मेरे ख्याल में समझ आ गई हैं, आप इनको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। एग्जैक्टली इस तरह लिखने की नीड नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आप बात तो पूरी लिखें ना। अब मतलब इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड की अच्छी बड़ी डेफिनेशन आप 2 लाइनों के अंदर लिख के आ जाते हैं, जी इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड क्या है कि सिर्फ पैसों का इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होना, तो दिस इज़ नॉट सफिशेंट। ठीक है, उसने कोई 3-4 नंबर की डेफिनेशन दी होगी तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ उसके कवर करें। तो एरियाज़ क्या है भाई, इसमें चाहे आप बुलेट्स में साथ लिख लें। एक तो आपने पहले बताना है कि किस मीडियम के थ्रू भेजे जा सकते हैं, ठीक है। देन कौन भेजता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी अदर पर्सन। अच्छा, और क्या इंस्ट्रक्शंस देके आप पैसे उससे भिजवाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी भाई। ओके, एग्जाम्पल ले लें, मनी ट्रांसफर थ्रू डेबिट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम और मोबाइल कैश वॉलेट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, अब आगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की, वो पहले तो उसने ईएफटी के ऊपर सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी ना 3rd पैराग्राफ में स्टार्ट में। अब वो कह रहा है कि यार थोड़ी सी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी ज़रा पढ़ लें। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मीन्स एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स अदर देन अ ट्रांजेक्शन ओरिजिनेटेड बाय चेक, ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। कहते हैं इनके अलावा जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो तो कहता है सिंपल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चली जाएंगी ना। अब तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहता है इनके अलावा जो हैं विच इज़ इनिशिएटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, वही ऊपर वाले टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड टर्मिनल, डेबिट कार्ड, एटीएम वगैरह वगैरह, इनके थ्रू भाई हो रही होती हैं। आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर कर रहे होते हैं कि पैसे भेजो। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, ऊपर था इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड क्या है, तो उसने कहा था यार ये करने के सिलसिले में जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड कहते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि ये पैसा ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र बोला जाता है। ठीक है, मतलब बस थोड़ा सा आप समझ लें फ़र्क है, एक प्रोसेस है और एक वो चीज़ का नाम। A student paying his or her fee using internet banking or a customer paying by swiping his or her credit card on a point of sale। point of sale का पता ही होना, जब आप किसी जगह पे ख़रीदने को जाते हो तो जो कैशियर बैठा होता है, जहाँ पे गल्ला बैठ होता है उसका, मतलब पैसे आपने देने हैं काउंटर पे, उसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। अब यही अगर इलेक्ट्रॉनिकली आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश उसको नहीं दे रहे करेंसी नोट्स, तो फिर वो EPOS कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। तो आपको पता ही है ना कि फ्यूल डलवाया उधर कार्ड चल जाता है, सही है, कार्ड पे आपने कर लिया। रेस्टोरेंट गए हैं वहाँ पे कार्ड कर आपने स्वाइप करवा लिया। आप सुपर स्टोर पे गए हैं, चीज़ें नहीं है, कार्ड दे दिया, ठीक है, मतलब डिफरेंट चीज़ों पर हो जाता है ये। तो उसकी बात ये कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब फिर आगे रही ऑपरेटर की डेफिनेशन। अब बेसिकली ना इसमें आपके ये जो एक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें कोई बहुत डिटेल में नहीं आपको पढ़ाया जा रहा है कि यार अच्छा किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, क्या सज़ाएं हैं, क्या ऑफेंसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिंपल आपको एक आइडिया बेसिक देना चाह रहा है कि यार आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड की टर्म्स क्या यूज़ होती हैं, और टर्म्स ही बता रहे हैं। अभी तक उसने इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड बताया क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, फिर उसने इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र बताया। अब वो आपको बताएगा ऑपरेटर से क्या मुराद है आप, ठीक है। तो इसी तरह 4-5 उसने बाद डेफिनेशन बताई हैं, ये डेफिनेशन ही आपने याद करनी है।
तो बड़ा मतलब लिमिटेड सा नॉलेज इसमें वो देना चाह रहे हैं। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर मीन्स एनी फाइनेंशियल और अदर इंस्टीट्यूशन और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट बैंक टू ऑपरेट एनी डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। अच्छा ही एक ऐसा बंदा, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट बैंक ने किसी डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम को चलाने का लाइसेंस दिया हुआ है, ऑथराइजेशन दी। अब सवाल आ गया कि डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम फिर क्या है, वो भी वो नीचे बता रहे हैं। स्टेट बैंक में डेजिग्नेट अ पीएस का मतलब क्या है? अ पेमेंट सिस्टम। स्टेट बैंक में डेजिग्नेट अ पेमेंट सिस्टम एज अ डीपीएस, एज अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। स्टेट बैंक किसी भी पेमेंट सिस्टम को एज अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम भी करार दे सकता है बाय रिटन ऑर्डर, अगर उसको पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी लगे। स्टेट बैंक में इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी, अपरेटस, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पीएस इन कंसिडरिंग। अच्छा, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम से मुराद आप समझ लें कि ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम जो है। पेमेंट सिस्टम तो हमने सिंपल कहा ना कि यार ये जो पैसे शैसे भेजने का एक, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये जो सिस्टम बना हुआ है इसको पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन क्या हर पेमेंट सिस्टम को ऑथराइजेशन है लोगों से पैसा लेकर आगे इस तरह खा के भाग जाए पैसे? ठीक है, पैसे में डीलिंग के लिए जब भी कुछ करना पड़ेगा आपको स्टेट बैंक से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो यही कह रहा कहता है हर पेमेंट सिस्टम नहीं कर सकता, हाँ सिर्फ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। डेजिग्नेटेड कौन है? जिसको स्टेट बैंक ने अलाउ किया हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं स्टेट बैंक जाहिर है कोई ना कोई उसके डॉक्यूमेंटेशन देख के बड़ा एक सख्त किस्म का ये होता है, वरना हर इधर दूसरा बंदा पेमेंट सिस्टम क्यों नहीं खोल के बैठ जाता? ठीक है, आप देख लें कि ये बैंक्स हैं, बैंक्स भी बहुत पुराने बड़े बड़े बैंक्स हैं, नए बैंक बहुत कम बनते हैं। इसके अलावा ये जो जायज़ कैश इजी पैसा वगैरह वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 5-7 ही हैं, ये सादा पे, नया पे, जायज़ कैश इजी पैसा, ओमनी वगैरह, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वरना तो जिस तरह दूसरी कंपनीज़ हैं हर चीज़ की इतनी ज़्यादा, ये भी बन सकती थी। बट ये ना इसका प्रोसेस बड़ा लेंथी और बड़ा मुश्किल होता है इसका लाइसेंस या इसके ऑथराइजेशन लेने का, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बनने का। अब वो कहते हैं रेवोकेशन ऑफ डेजिग्नेशन पेमेंट सिस्टम। हाँ, वो कहता है भाई आपको ये जो लाइसेंस या ये जो ऑथराइजेशन मिली है ना, इसको रिवोक भी किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? अगर स्टेट बैंक को लगता है कि डीपीएस हैज सीज्ड टू ऑपरेट इफेक्टिवली एज अ पीएस, अब भाई वो सही तरह काम नहीं कर रहा, इफेक्टिवली काम ही नहीं कर रहा, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लिचेज आते हैं, अक्सर सिस्टम ही डाउन रहता है, इस तरह की चीज़ें आ गई। या ऑपरेटर जो था, ऑपरेटर से मुराद वो बंदा था जो डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम को चला रहा था। सही है, operator of designated system has knowingly furnished information or documents to the state bank in connection with the designation of the PS which is false or misleading in any material particular। उसने भाई जब वो लाइसेंस लेना था उसको झूठी इन्फॉर्मेशन देकर, गलत इन्फॉर्मेशन देकर उसने लाइसेंस लिया था, तो जाहिर है फिर पता लग गया तो फारिग कर दो। देन वो कहते हैं द ऑपरेटर और सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द डीपीएस इज इन द कोर्स ऑफ बीइंग वाउंड अप। वो भाई बंद होने के लिए जा रहा है। ठीक है, मतलब आप सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन बहुत बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कि जो बंदा उसको चला रहा था डीपीएस को, वो वाइंडिंग अप की तरफ जा रहा है। बंदा कोई एक स्पेसिफिक इंसान ज़रूरी नहीं है, हो सकता पूरे कंपनी हो। फिर मिसाल तौर पे एचबीएल है, एचबीएल का डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, तो अगर एचबीएल ही बंद हो जाए तो फिर डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम कौन चलाएगा? ठीक है, तो उसने कहा वो या इट्स डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम इट्ससेल्फ, अगर उसको आप वाउंड अप कर दें, उसको बंद करने की तरफ आप चले गए तो फिर भी अब रिवोक कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी इस एक्ट की, उनको वायलेट किया गया है तो फिर भी, या स्टेट बैंक को लगता है कि यार नहीं बस पब्लिक इंटरेस्ट में उसको मुनासिब लग रहा है कि मैं इसका रिवोक कर दूं, जाहिर है वो एक अपॉर्चुनिटी उसको दे के तो फिर उसको कर देगा। ठीक है, उसने कहा द स्टेट बैंक शैल नॉट रिवोक अ डेजिग्नेशन विदाउट गिविंग द ऑपरेटर एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। हाउएवर स्टेट बैंक मे सस्पेंड द डेजिग्नेशन ऑफ अ पीएस विदाउट नोटिस पेंडिंग द फाइनल ऑर्डर इफ एन इमीडिएट सिस्टम रिस्क इज इन्वॉल्व। अगर बहुत बड़ा कोई रिस्क आ गया है कि भाई इनके तो सिस्टम ही पूरे का पूरा हैक हो गया है, ये तो लोगों के पैसे लुट जाएंगे, तो वो कहता है कि वो कोई उसको अपॉर्चुनिटी देने की भी जरूरत नहीं है, उसका सस्पेंड कर दे। सस्पेंड से मुराद क्या होता है? ख़त्म ना करे, टर्मिनेट ना करे, अभी फ़िलहाल के लिए उसका सिस्टम मुअत्तल कर दे, सस्पेंड कर दे, उसको काम से रोक दे, और बाकी कहे कि हाँ भाई काम आपका रोक दिया हमने, हाँ अब आ जाओ आप ज़रा केस चलेगा, फिर देखते हैं कि आपका ये रिवोक भी करना है या नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। लास्ट पर ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स से मुराद है कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम रखे, चलाए, तो उसका जो ऑपरेटर है उसको किन किन चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा। वो कहता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं उनका आप देखें, ख्याल रखें, कौन कौन से फाइनेंशियल रिस्क हैं जो होंगे,
कंट्रोल्स मेजर्स क्या हैं, लिक्विडिटी सेटलमेंट रिस्क वगैरह। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कैश का अवेलेबल होना, कि मतलब ये भी तो रिस्क है ना कि बंदा पैसे लेने आए, जैसे जायज़ कैश पे लोग कन्वर्ट करवाने आते हैं पैसे, पैसा ही ना पड़ा हो आगे लोगों के पास, ठीक है। तो कहीं इस तरह का कोई सिस्टम ना हो जाए। तो वो ये भी कह रहा है कि भाई आपने इन चीज़ों का भी ख्याल थोड़ा रखना है। क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेशन इन द डीपीएस, पार्टिसिपेशन इन द डीपीएस से मुराद है कि जो जो बंदा आपके साथ आके काम करना चाहता है उसको आप किस बेस पर ले रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा सिस्टम की रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी का ख्याल किस तरह रखना है, ये चीज़ें यार याद करनी पड़नी है, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम भी सर्व करने की लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हम क्लास में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई फोकस कर लें, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको थोड़ी तैयार करनी पड़नी है। बेहतर है कि इसको आप लिख लें, एक दो बार लिखेंगे तो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये था जी आपका इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड का। ज़रा इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ पे आ जाएं। दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन वो आपके पास वो आ जाएगी, उसमें देख लीजिएगा जो होंगे। अच्छा, क्या जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखें कि आगे एक नंबर के एमसीक्यू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की उसने डेफिनेशन बताई हुई थी, वो कहता मुझे बताओ इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब वो आपके माइंड में अगर होगी डेफिनेशन फिर ही होना है कौन सा। सबसे पहले लैंडिंग बिजनेस, उधार पैसे देना, ये तो था उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। फाइनेंशियल लीजिंग बिजनेस, ये भी था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिजनेस ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी, ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी वाला भी पढ़ा था, एजुकेशनल कोई नहीं हमने पढ़ा था। मतलब ये थोड़ी है कि अब एजुकेशन वाला भी आ रहा है, टेक्सटाइल वाला भी आ रहा है, सीमेंट वाला भी आ रहा है, इस तरह थोड़ी है, ठीक है। जो आपके उधर डेफिनेशन में लिखी वो फाइनेंशियल है, उसके अलावा नहीं है। तो आई बिलीव सी इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इफ अ पर्सन होल्ड्स और पोजेसेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एनी प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ही इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का होगा ना कि क्राइम से आई है, इलीगली ऑक्यूपाइड वाली बात नहीं है यहाँ पे, बात है कि क्राइम से निकली हुई है चीज़, ठीक है। बेशक अगर आपने खुद भी इलीगली ऑक्यूपाई किया तो वो करना क्राइम ही है ना, तो क्राइम का एक नतीजा है, ठीक है, सी होगा। थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ पर्सन इज डीम टू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ओके जी, देख लेते हैं। चार थे ऑफेंसेस मनी लॉन्ड्रिंग के, उनमें देखते हैं। पहले नंबर पे, इफ अ पर्सन एक्वायर्स, कन्वर्ट, पोजेसेस, यूजेस और ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ये तो ये है। हमने क्या देखना है, विच इज इन विच ऑफ द केसेज अ पर्सन। अच्छा, कौन से वाला, तो पहला तो है। दूसरा अगर डिस्कस ट्रू नेचर, दूसरा भी है। तो भाई फिर तीनों होंगे ना, क्योंकि नीचे ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका, ठीक है जी। चलें, फोर, हबीब इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द कोड में पनिश है। हबीब एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसको सज़ा कब कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एक से लेकर 10 साल तक की उसको सज़ा भाई हो सकती है, ठीक है। सी होगा इसमें, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट मे एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स। ओके, फिर आ गया जी 5, हबीब लिमिटेड, उसकी कंपनी भी, अब ये लीगल पर्सन है, ये भी भाई है, तो द कोड में पनिश इट विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। अब लीगल पर्सन के ऊपर तो नहीं लगती है सज़ा, उसको किसको कैद करना है, तो ये तो नन ऑफ द अबव ही आई गेस होना चाहिए। अब फजूल से सवाल वैसे बना दिया। पाँचवें का, हाँ ठीक है। अच्छा, आबिद इज़ गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आबिद अब इंडिविजुअल पर्सन है, उसका फाइन कितना हो सकता है, अप टू 25 मिलियन हो सकता है, ठीक है। 7, आबिद लिमिटेड कंपनी भी है, उसको भाई कितना हो सकता है, 100 मिलियन तक का। यार ये तो बड़ा ईजी सा ये सीन चल रहा है। अब इतना ईजी है कि फिर बंदा क्या इसको करे, ये फिर आप लोग ना खुद देख लेना, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा जिसमें मुश्किल है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन यार इसके वो प्रैक्टिस सेट से देख लेना, तो एक दो प्लीज़ आपने करने भी हैं लिख कर, ठीक है, लास्ट में। चलें सही है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।